दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारी एक सीरीज चल रही थी। सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे थे जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और उनके द्वारा विज्ञान में जो जो योगदान दिया गया उनके द्वारा उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो ये सीरीज़ में हमारा 5वां वीडियो है जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है उनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आज के पहले वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली की बात करें तो डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी या ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। उनका पक्षी विज्ञान और भारतीय पक्षियों के अध्ययन में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हें भारत के पक्षी विज्ञान का पितामह या फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी कहते हैं या फिर बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनका काम पक्षियों के व्यवहार, आवास, उनके प्रजनन, उनके प्रवास के अध्ययन से लेके भारत में पक्षी संरक्षण के लिए प्रोत्साहन देने तक काफ़ी बड़े क्षेत्रों में रहा है। अब देखते हैं भारतीय पक्षी विज्ञान में उनके योगदान के बारे में देखें। भारतीय पक्षी विज्ञान में उनके योगदान के बारे में देखें तो डॉक्टर सलीम अली ने भारतीय पक्षियों के विस्तृत अध्ययन किया और लगभग 450 से अधिक पक्षी प्रजातियों का विश्लेषण किया। उन्होंने भारतीय पक्षी प्रजातियों की पहचान, उनके वर्गीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका जो काम था उनका काम पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में न केवल एक अध्ययन के रूप में था बल्कि उन्होंने उन्होंने भारत में पक्षियों के संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए। भारत में पक्षियों के संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए। बात करें आगे कि भारत के पक्षी संरक्षण में उनके योगदान की बात करें तो डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों के संरक्षण को महत्व को पहचाना और भारत में पक्षी संरक्षण को एक गंभीर मुद्दा बताया। भारत में पक्षी संरक्षण को एक गंभीर मुद्दा बनाया। उन्होंने भारतीय पक्षियों के आवासों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई और पक्षियों की बढ़ती संख्या में खतरे के प्रति जागरूकता पैदा की कि जैसे हमारे भारत में गिद्ध है और भी बहुत सारे पक्षी हैं जो विलुप्ति की कगार पे हैं, तो उनकी जो संरक्षण के प्रति उनके प्रति जो खतरा है उसके प्रति उन्होंने जागरूकता पैदा की। उन्होंने भारत में पक्षी अभ्यारण्यों, संरक्षित क्षेत्रों, इनको निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने किया है भारत में पक्षी अभ्यारण्यों, संरक्षित क्षेत्रों, इनके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब एक बुक आती है उनकी, बहुत फेमस बुक है, सभी जगह वो पढ़ी जाती है। बुक का नाम है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। तो डॉक्टर सलीम अली ने द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड मतलब भारतीय पक्षियों की पुस्तक नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जो भारतीय पक्षी प्रजातियों पर उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इस पुस्तक में भारतीय पक्षी विज्ञान में एक नया अध्याय जोड़ा। इस पुस्तक ने किया भारतीय पक्षी विज्ञान में एक नया अध्याय जोड़ा। इसे भारतीय पक्षी विज्ञान में एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में भी पढ़ा जाता है, एक रेफरेंस बुक है उसके रूप में भी पढ़ा जाता है। यह पुस्तक पक्षियों की पहचान, उनकी आदतों, उनके पर्यावरण के बारे में विस्तृत जानकारी देती है और यह आज भी पक्षी प्रेमियों और पक्षी विज्ञानियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स बुक मानी जाती है। अब बात करें उनके पक्षी प्रवास और व्यवहार पर शोध की बात करें तो डॉक्टर सलीम अली ने पक्षी प्रवास मतलब माइग्रेशन के बारे में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। उनके प्रवास मार्गों का अध्ययन किया। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि पक्षी कैसे और क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कि सभी पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लेकिन क्यों जाते हैं और कैसे जाते हैं, क्या तरीका है जाने का, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने पक्षियों के आचार व्यवहार, इन पर भी विस्तृत अध्ययन किया जो उनके संरक्षण और प्रजनन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चीज़ करता है, उनके संरक्षण और प्रजनन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर बात करें BNHS मतलब भारतीय पक्षी विज्ञान संस्थान की बात करते हैं तो डॉक्टर सलीम अली ने बॉम्बे में, तो BNHS मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के सदस्य के रूप में पक्षी विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो डॉक्टर सलीम अली ने किया BNHS मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके सदस्य के रूप में किया पक्षी विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कई कार्य किए। उन्होंने भारतीय पक्षी विज्ञान संस्थान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया और पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में इसे सक्रिय रूप से योगदान दिया। तो अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान की। अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान की बात करें तो डॉक्टर सलीम अली को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। वे पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बन गए। क्या हुआ?
कि डॉक्टर सलीम अली को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। वो क्या है, पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बन के सभी उनको जानते हैं। उन्होंने भारत में पक्षी संरक्षण की दिशा में काम करते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भाग लिया और उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिली। उन्हें क्या, वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिली। निष्कर्ष के रूप में देखें तो डॉक्टर सलीम अली का योगदान पक्षी विज्ञान और पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उनके जो शोध लेखन और संरक्षण कार्यों ने भारतीय पक्षी विज्ञान को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन और कार्य आज भी वैज्ञानिकों, पक्षी प्रेमियों और संरक्षणकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इस तरह हमने डॉक्टर सलीम अली के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे येल्लाप्रगदा सुब्बाराव। क्या, YP सुब्बाराव या फिर येल्लाप्रगदा सुब्बाराव की बात करें तो येल्लाप्रगदा सुब्बाराव भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन विज्ञान और प्राकृतिक उत्पाद रसायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका कार्य विशेष रूप से जैविक रसायन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित था। उन्होंने विशेष रूप से किस क्षेत्र में कार्य किया? उन्होंने विशेष रूप से जैविक रसायन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित रहा उनका कार्य, जो प्राकृतिक उत्पादों के अध्ययन और दवा विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। जो क्या है, प्राकृतिक उत्पादों का अध्ययन साथ ही साथ दवाओं के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण रहा उनका जो कार्य था। अब जैविक रसायन और दवा विकास में उनके योगदान की बात करें तो सुब्बाराव ने प्राकृतिक उत्पाद रसायन मतलब नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री के क्षेत्र में गहरी शोध की। उन्होंने विभिन्न जैविक रसायनों, प्राकृतिक उत्पादों की रासायनिक संरचना, उनके कार्य पर अध्ययन किया जो दवाओं के विकास के लिए सहायक साबित हुए। उनके शोध ने पारंपरिक औषधियों से प्राप्त जो रासायनिक तत्व है, उनके शोध ने क्या किया, पारंपरिक औषधियों से प्राप्त जो रासायनिक तत्व हैं तो रासायनिक तत्वों के आधुनिक चिकित्सा में उपयोग को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ उन्होंने नैतिक रसायन के क्षेत्र में भी अनुसंधान को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, नैतिक रसायन के क्षेत्र में अनुसंधान को आगे बढ़ाया। अब हम बात करेंगे जैव रसायन पर उनके किए गए शोध के बारे में बात करें। किस पे? जैव रसायन पर उन्होंने जो शोध किया उसकी बात करें तो सुब्बाराव का एक महत्वपूर्ण योगदान है जैव रसायन के क्षेत्र में। क्या सबसे ज़्यादा शोध कार्य की बात करें तो जैव रसायन के क्षेत्र में उनका शोध था, जिसमें उन्होंने जीवन के रासायनिक आधार को समझने के लिए कई शोध कार्य किए। उन्होंने जीवित कोशिकाओं के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाओं की संरचना को गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, जीवित कोशिकाओं के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाओं की संरचना को गहराई से अध्ययन किया। उनके शोध ने सेलुलर प्रोसेस और जैविक अणुओं के निर्माण में रासायनिक प्रक्रियाओं के महत्व को उजागर किया। उनके शोध ने क्या किया, सेलुलर प्रोसेस और जैविक अणुओं के निर्माण में रासायनिक प्रक्रियाओं के महत्व को उजागर किया। अब बात करें भारत में रासायनिक शिक्षा और अनुसंधान। क्या भारत में रासायनिक शिक्षा और अनुसंधान की बात करें तो सुब्बाराव ने भारतीय विज्ञान संस्थाओं में रासायनिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान की दिशा को और अधिक स्पष्ट किया। उनके योगदान ने भारतीय रसायन विज्ञान में शिक्षा और अनुसंधान के स्तर को बढ़ाया। क्या किया, उनका जो योगदान था तो उनके योगदान ने भारतीय रसायन विज्ञान में शिक्षा और अनुसंधान के स्तर को बढ़ाया। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो येल्लाप्रगदा सुब्बाराव का योगदान रसायन विज्ञान और प्राकृतिक उत्पाद रसायन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनके शोध ने जैविक रसायन, औषधि विकास के क्षेत्र में नए रास्ते खोले और भारतीय विज्ञान समुदाय में उनका योगदान बहुत ही मूल्यवान साबित हुआ। तो इस तरह से हमने येल्लाप्रगदा सुब्बाराव के बारे में देखा, जिन्होंने जैविक रसायन और औषधि विज्ञान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। अब आते हैं हमारे सैम पित्रोदा। अब आते हैं हमारे कौन, सैम पित्रोदा की बात करें तो सैम पित्रोदा भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक अग्रणी नेता रहे। किन किन क्षेत्रों में? ये तो वैज्ञानिक तो थे ही, साथ ही साथ इंजीनियर, प्रौद्योगिकी और नवाचार, इन क्षेत्रों में भी सबसे आगे रहे थे। इस सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संचार क्रांति के क्षेत्र में भारत के प्रमुख नायक माने जाते हैं। सैम पित्रोदा ने भारत में संचार और दूरसंचार प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। खासकर दूरसंचार के क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार में उन्होंने योगदान दिया। बात करें भारतीय दूरसंचार क्रांति में उनके योगदान की तो सैम पित्रोदा ने भारत सरकार के साथ मिलकर भारत के दूरसंचार क्षेत्र की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय संचार नेटवर्क की शुरुआत की।
उन्होंने क्या किया, भारत में राष्ट्रीय संचार नेटवर्क की शुरुआत की और दूरसंचार सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वित किया। क्या किया उन्होंने, भारत में राष्ट्रीय संचार नेटवर्क की शुरुआत की और दूरसंचार सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई योजनाओं को कार्यान्वयन किया। सैम पित्रोदा की दूरसंचार नीति के अंतर्गत भारत में फोन नेटवर्क को आधुनिक और सस्ती सेवाओं के रूप में बदलने के लिए कई सुधार कार्य किए गए। भारत में क्या था, पहले फ़ोन की यदि आपको पता हो तो रोमिंग का पैसा लगता था, फ़ोन सुनने का भी पैसा लगता था, फ़ोन करने का भी पैसा लगता था। लेकिन सैम पित्रोदा के आने के बाद जो दूरसंचार नीति आई 1998 की, तो 1998 की दूरसंचार नीति के बाद में भारत में फ़ोन नेटवर्क को आधुनिक और सस्ती सेवाओं के रूप में बदलने के लिए कई सुधार कार्य किए गए। उनका काम 1990 के दशक में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का कारण बना। जो उनका काम था 1990 के दशक में क्या था, भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का कारण बना। फिर बात करें बीएसएनएल की स्थापना में उनकी जो भूमिका थी उसकी बात करें, तो भारतीय दूरसंचार निगम मतलब बीएसएनएल, इसकी स्थापना में उनकी भूमिका को देखें तो सैम पित्रोदा की सलाह और नेतृत्व में, या सैम पित्रोदा की सलाह और नेतृत्व में बीएसएनएल मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसने भारत के दूरसंचार सेवाओं की को एक नई दिशा दी। जिसने क्या किया, भारत की जो दूरसंचार सेवाएं हैं उसको एक नई दिशा दी। उसकी योजनाओं ने भारत में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार को तेज किया। जो हमारे बीएसएनएल है, तो बीएसएनएल की जो योजनाएं थी, तो उन योजनाओं ने भारत में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार को तेज किया और इसे देश भर में सुलभ भी बनाया। फिर बात करें सैम पित्रोदा, तो सैम पित्रोदा ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक ताकत बनाने के लिए नई पहल की। क्या, सैम पित्रोदा ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक ताकत बनाने के लिए कई पहल की। उनके नेतृत्व में भारत में इंटरनेट सेवाओं और आईटी उद्योग का विस्तार हुआ, जिसने देश को सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा उद्योग में एक वैश्विक नेता बना दिया। तो इस चीज़ ने क्या किया, देश को सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा उद्योग में एक वैश्विक नेता बनाया। बात करें नवाचार और अनुसंधान में उनके योगदान की, क्या नवाचार और अनुसंधान में योगदान की बात करें तो सैम पित्रोदा ने नवाचार और आधिकारिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, नवाचार मतलब नई नई चीज़ें आना, तो नवाचार और आधिकारिता के सिद्धांत थे उनको आगे बढ़ाया, जिससे भारत में तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिला। उन्होंने भारतीय कंपनियों और शोध संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय कंपनियों और जो शोध संस्थाएं उनको वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल एजेंडा, बात करें भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल एजेंडा की, तो सैम पित्रोदा ने भारत सरकार के साथ मिलकर सैम पित्रोदा ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय डिजिटल एजेंडा विकसित किया, जिसके अंतर्गत डिजिटल भारत के निर्माण के लिए योजनाएं बनाई गई। तो सैम पित्रोदा ने क्या किया, भारत सरकार के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय डिजिटल एजेंडा विकसित किया, जिसके अंतर्गत डिजिटल भारत के निर्माण के लिए योजनाएं बनाई गई। उनका लक्ष्य था कि भारत के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं और प्रौद्योगिकी से जोड़कर उसे आधुनिक भारत की ओर अग्रसर किया जाए। उनका क्या लक्ष्य था, उनका लक्ष्य था कि भारत के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं और प्रौद्योगिकी से जोड़कर उसे आधुनिक भारत की ओर अग्रसर किया जाए। फिर बात करें ग्लोबल प्रौद्योगिकी नेता के रूप में पहचान, कि ग्लोबल प्रौद्योगिकी नेता के रूप में पहचान की बात करें तो सैम पित्रोदा को एक वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में पहचान मिली। सैम पित्रोदा को क्या, एक वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में पहचान मिली। उन्होंने कई देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग किया, कार्य किया। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो सैम पित्रोदा का योगदान भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने भारत में दूरसंचार क्रांति को बढ़ावा दिया, देश को दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। उनका काम आज भी भारत की डिजिटल नीति और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। तो इस तरह से सैम पित्रोदा का योगदान भारत के लिए अविस्मरणीय रहेगा। अगले वैज्ञानिक रहेंगे हमारे कौन, सुनीत सिंह तुली। कौन, सुनीत सिंह तुली की बात करें तो सुनीत सिंह तुली भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उद्योग के नेतृत्व करता है। तो सुनीत सिंह तुली कौन है, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक, साथ ही साथ क्या, प्रौद्योगिकी उद्योग के नेतृत्व करता है। तो सस्ती और सुलभ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो क्या करते हैं, सबसे बड़ा काम तो सस्ता और सुलभ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सारी दुनिया में उनको जाना जाता है। वे डेटाविंड के संस्थापक और सीईओ हैं। वो क्या है, डेटाविंड के संस्थापक भी है और साथ ही साथ सीईओ भी।
जो एक तकनीकी कंपनी है, टेक्निकल कंपनी है हमारी डेटाविंड, जो सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी स्मार्ट डिवाइसेस प्रदान करती है। उनके योगदान ने विशेष रूप से विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने में मदद की है। तो हमारी ये जो कंपनी है डेटाविंड, तो ये क्या करती है, विशेष रूप से विकसित देशों के मुकाबले जो हमारे विकासशील देश है, तो विकासशील देशों में इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने में भी मदद करती है। अब हम बात करें सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की। क्या सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की बात करें तो सुनीत सिंह तुली ने डेटाविंड की स्थापना की, जो क्या करती है, जो सस्ते स्मार्टफोन और टैबलेट बनाने के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। डेटाविंड का उद्देश्य क्या है, डेटाविंड का उद्देश्य है भारत जैसे जो विकासशील देश है, भारत जैसे विकासशील देशों में सस्ते इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्ट डिवाइस उपलब्ध करवाना। तो हमारे डेटाविंड कंपनी का उद्देश्य क्या है, भारत जैसे जो विकासशील देश है, तो भारत जैसे विकासशील देशों में सस्ते इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्ट डिवाइस उपलब्ध कराना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट और तकनीकी सेवाओं का लाभ उठा सकें। उनकी कंपनी ने क्या आकाश टैबलेट जैसी सस्ती टेक्नोलॉजी पेश की, जिसे भारत सरकार द्वारा छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। ये दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट था, जिससे शिक्षा और तकनीकी सेवाओं का विस्तार किया गया। सुनीत सिंह तुली। अब डिजिटल शिक्षा में उनके योगदान की बात करें तो सुनीत सिंह तुली की कंपनी डेटाविंड ने भारत के छात्रों के लिए, या सुनीत सिंह तुली की जो कंपनी थी डेटाविंड, तो डेटाविंड ने भारत के छात्रों के लिए सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी, साथ ही साथ हमारे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके डिजिटल शिक्षा के लिए एक नया रास्ता खोला। उनकी पहल ने कई छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच बनाने में भी मदद की। उनकी जो पहल थी, तो पहल ने कई छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच बनाने में मदद की। सस्ती टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो सुनीत सिंह तुली का योगदान देखें। सस्ती प्रौद्योगिकी मतलब जो चीप टेक्नोलॉजी, चीप नहीं कह सकते, हमारी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, उनके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि चीप तो नेगेटिव सेंस में आता है। तो इसके बारे में देखें तो सुनीत सिंह तुली का मानना था, क्या मानना था इनका, कि सुनीत सिंह तुली का मानना था कि सस्ती प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। और उनका उद्देश्य विशेष रूप से जो हमारे विकासशील देश है, जैसे हमारा देश है और साउथ एशियन देश है, उन देशों में तकनीकी असमानता को कम करना था, ताकि तकनीकी और डिजिटल संसाधनों का समान रूप से वितरण किया जा सके। तो इससे क्या होगा, जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीब देश है, उनके लोग भी और उनके बच्चे भी उसी तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे। फिर ग्लोबल इनोवेशन में योगदान की बात करें तो सुनीत सिंह तुली को डेटाविंड कंपनी ने, जो सुनीत सिंह तुली की डेटाविंड कंपनी है, तो उन्होंने सस्ती तकनीक का निर्माण करके वैश्विक स्तर पर कई पुरस्कार जीते और उन्हें वैश्विक तकनीकी और नवाचार समुदाय में पहचान मिली। उनके दृष्टिकोण और कार्यों ने दुनिया भर में सस्ती और सुलभ इंटरनेट सेवाओं के विकास को बढ़ावा दिया। जो उन्होंने कार्य किया, उनकी बात करें तो उनके दृष्टिकोण और कार्यों ने क्या किया, दुनिया में सस्ती और सुलभ इंटरनेट सेवाओं के विकास को बढ़ावा दिया। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो सुनीत सिंह तुली का योगदान, क्या सुनीत सिंह तुली का योगदान सस्ती प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। उनके प्रयासों ने विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत में डिजिटल तकनीकी सेवाओं को आम जनता के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने तकनीकी असमानता को दूर करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक का नाम था सुनीत सिंह तुली। अगले वैज्ञानिक आते हैं हमारे विजय पी भाटकर। वैज्ञानिक का नाम क्या है, विजय पी भाटकर। तो इनका योगदान देखते हैं हमारे भारत के अंदर। तो विजय पी भाटकर की बात करें तो ये भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर है। विजय पी भाटकर क्या है, एक भारतीय वैज्ञानिक है, साथ ही साथ इंजीनियर भी है। इनका योगदान मुख्य रूप से क्या, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रहा है। जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। वे भारत के प्रमुख कंप्यूटर वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। जो भारतीय हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, क्या HPC मतलब जो भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर हैं, जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, उनके क्षेत्र में उनके कार्य को बहुत ही ज़्यादा सराहा जाता है, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया। बात करें भारतीय सुपर कंप्यूटर परम का विकास, तो विजय पी भाटकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम के विकास में था। भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 10,000, तो परम के विकास में उन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। परम सुपर कंप्यूटर का विकास भारतीय राष्ट्रीय कंप्यूटिंग एजेंसी CDEC के द्वारा के अंतर्गत हुआ था। तो ये परम सुपर कंप्यूटर का
निर्माण या विकास की बात करें कहाँ हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग एजेंसी सीडेक इसके अंतर्गत हुआ था। और यह भारत में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम साबित हुआ। जो हमारा परम था, तो इन्होंने क्या किया, भारत में उच्च प्रदर्शन जो सुपर कंप्यूटिंग है उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम रखा। परम की बात करें तो परम ने भारत को उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की और वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुपर कंप्यूटिंग क्षमताएं प्रदान की। अब हम बात करें सीडेक की। सीडेक की स्थापना की बात करें, सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की स्थापना। तो विजय पी भाटकर ने सीडेक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह केंद्र का भारत में सुपर कंप्यूटर और उन्नत कंप्यूटिंग तकनीकों के विकास के लिए समर्पित था। ये जो हमारा सीडेक है, तो सीडेक क्या भारत में सुपर कंप्यूटर और उन्नत कंप्यूटिंग तकनीकों के विकास के लिए समर्पित था। उनके नेतृत्व में सीडेक ने भारत में सुपर कंप्यूटिंग तकनीक के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में क्या, सीडेक ने भारत में सुपर कंप्यूटिंग तकनीक के विकास और अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया। फिर शिक्षा प्रशिक्षण में योगदान की बात करें, शिक्षा प्रशिक्षण में योगदान देखें उनका, तो बीजेपी भाटकर साहब ने सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इसके क्षेत्र में, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कई पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो उन्होंने क्या किया, IT मतलब सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साइंस इसके क्षेत्र में शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कई पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रमों को आयोजन किया। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रभाव की बात करें, क्या भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा उनका, तो विजय पी भाटकर ने भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को मजबूत किया। उन्होंने क्या किया, भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने क्या किया, भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो उनके योगदान के कारण उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। वे भारत सरकार के द्वारा सम्मानित पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं विजय पी भाटकर। निष्कर्ष के रूप में देखें तो विजय पी भाटकर का योगदान, क्या विजय पी भाटकर का योगदान कंप्यूटर विज्ञान और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व रहा है। उनके प्रयासों ने भारत को वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान में प्रतिस्पर्धी बनाया, साथ ही साथ देश में कंप्यूटिंग और उच्च प्रदर्शन तकनीक के विकास को बढ़ावा दिया। उनका कार्य सीडेक और परम जैसे पहलों के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। ये थे हमारे विजय पी भाटकर। अगले वैज्ञानिक आते हैं हमारे UR राव। क्या वैज्ञानिक का नाम क्या है, UR राव। तो UR राव भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। UR राव क्या थे, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, जिनका योगदान क्या था, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक के रूप में काम किया। इन्होंने क्या किया, इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट थे उनके रूप में काम किया और भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया, भारतीय अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी को हमारे अंतरिक्ष स्तर पर पहचान दिलाए। अभी हमने जैसे भी जो क्रायोजेनिक इंजन C-25 है इसका परीक्षण कर लिया है। इसी के क्षेत्र में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी क्रायोजेनिक भारी और शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है C-25। बात करें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान की बात करें तो UR राव ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। वे भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के विकास में एक प्रमुख सदस्य के रूप में थे। आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था और ये भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह था। कौन सा, आर्यभट्ट। उन्हें स्पेस लॉन्च व्हीकल और उपग्रह के विकास में बहुत ही अहम योगदान दिया। इनके अलावा उन्होंने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मतलब हमारे जो PSLV और GSLV है जैसे महत्वपूर्ण रॉकेटों के विकास में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि इसमें PSLV और GSLV जैसे महत्वपूर्ण रॉकेटों के विकास में भी उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। तो दूसरे बात करें उपग्रह और अंतरिक्ष मिशनों में योगदान। क्या उपग्रह और अंतरिक्ष मिशनों में योगदान की बात करें
तो यू आर राव ने भारत के पहले संचार उपग्रह इनसैट और ध्रुवीय उपग्रह प्रणाली जो हमारी IRS है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, तो भारत ध्रुवीय उपग्रह प्रणाली है, तो उनके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय दूरसंचार, मौसम विज्ञान, उपग्रह चित्रण इनके क्षेत्र में भी क्रांतिकारी साबित हुए। वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहे। भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाने में भी इन्होंने मदद की। अब हम बात करें अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी में शिक्षा और शोध। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शिक्षा और शोध की बात करें तो क्या है, यू आर राव ने अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अंतरिक्ष विज्ञान के पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में क्या किया, अंतरिक्ष विज्ञान के पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल की, ताकि देश में आने वाली जो पीढ़ियाँ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान में मार्गदर्शन उनको मिले। नहीं तो बच्चों को पहले तो पता ही नहीं हुआ करता था। अभी इतना सॉलिड हो चुकी है ये चीज़ कि मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई पाठ्यक्रम हो, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी अलग से डाली जाती है ताकि लोग और बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें। फिर बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान की, तो यू आर राव ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समुदाय में अपना योगदान दिया। क्या, यू आर राव ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समुदाय में अपना योगदान दिया और विश्व अंतरिक्ष परिषद जो कोसपार है, विश्व अंतरिक्ष परिषद और भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष संगठनों इनमें प्रतिनिधित्व भी किया, उनका लीडरशिप भी की। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया और विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी भी की। फिर उनका सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो यू आर राव को उनके योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जा चुके हैं। उनके कार्यों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा दी और भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय के लिए में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रोमिनेंट स्थान दिलवाया। निष्कर्ष के रूप में देखें तो यू आर राव का योगदान भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व हुआ। उन्होंने इसरो को एक विश्व स्तरीय संगठन बनाने में मदद की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में एक अभिन्न भूमिका निभाई उन्होंने। उनके कार्यों से भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ और आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बन चुका है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट ले जाने का कार्य हमारी नाम ही है, मतलब हमारे इसरो स्पेस एजेंसी के नाम ही है, जिसने 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है। तो ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ही बना सकता है। अब बात करते हैं हमारे सुभाष मुखोपाध्याय, एक ऐसा वैज्ञानिक का नाम जिनका जो कार्य है वो समय से बहुत आगे था, इतना आगे कि उस समय की जनता उनके कार्य को समझ ही नहीं पाई और इसी वजह से उनको शहीद होना पड़ा। अब तो शहीद ही कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा जब उनके कार्य को समझा नहीं गया तो लोगों ने उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन थे हमारे सुभाष मुखोपाध्याय? तो शुरू करते हैं इनके बारे में। तो सुभाष मुखोपाध्याय की बात करें तो सुभाष मुखोपाध्याय का IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो आज की जनता में, आज के बच्चों में एक वरदान की तरह साबित हुआ है। क्या हुआ? एक वरदान की तरह साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि जो दंपति जिनके बच्चे नहीं है, उनके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक के इस क्षेत्र में के जरिए उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। तो ये तब की बात है, सुभाष मुखोपाध्याय का IVF तकनीक के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में पहले IVF बच्चे को जन्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का जो पहला IVF बच्चा था वो हमारे सुभाष मुखोपाध्याय जो साइंटिस्ट थे उनके पास ही हुआ था। अब IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उनके योगदान की बात करें तो योगदान क्या है? सुभाष मुखोपाध्याय को भारत में पहला सफल IVF मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी करने का श्रेय जाता है। हालांकि 1978 में लुइस ब्राउन दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनी जो इंग्लैंड में जन्मी थी, लेकिन भारत में इस तकनीक को लागू करने और सफलता प्राप्त करने के लिए सुभाष मुखोपाध्याय का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। बात करें 1986 में, तो 1986 में सुभाष मुखोपाध्याय ने कलकत्ता में, जब कोलकाता कहलाता है, उसमें IVF तकनीक का पहला सफल
प्रयोग किया। उनके द्वारा भारत में पहला IVF बच्चा मतलब दुर्गा अग्रवाल, जिन्हें कनुप्रिया अग्रवाल भी कहते हैं, वो पैदा हुई थी, जो बच्ची थी उसका जन्म हुआ। अब सुभाष मुखोपाध्याय की भूमिका की बात करें तो भारत में IVF का परिचय दिया उन्होंने। सुभाष मुखोपाध्याय ने भारत में इस तकनीक का प्रारंभ किया जब एग मतलब अंडाणु और शुक्राणु को प्रयोगशाला में मिलाकर कल्चर किया जाता है, प्रिजर्व को संवर्धित किया जाता है ताकि गर्भ धारण करने में मदद मिल सके। तो यह विशेष रूप से उन जोड़ों के लिए एक वरदान साबित हुआ जिन्हें प्राकृतिक गर्भधारण की समस्या पाई जाती है, प्राकृतिक गर्भधारण की समस्या पाई जाती है, उनके लिए वरदान की तरह साबित हुआ। फिर अवसर की कमी की बात करें तो हालांकि सुभाष मुखोपाध्याय को इस तकनीक के लिए देश और समाज में बहुत अधिक समर्थन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस समय IVF तकनीक को लेकर भारत में कुछ संकोच था, विवाद थे। फिर भी उन्होंने इस तकनीक का अनुसरण किया और उसमें सफलतापूर्वक लागू किया। अब कृत्रिम गर्भधारण के क्षेत्र में एक नई क्रांति की बात करें तो उनके कार्यों ने भारत में कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया को एक नया मोड़ दिया। उनके द्वारा कई जोड़ों के लिए बच्चा होना संभव हो पाया। उनका यह योगदान बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी को लेकर नई आशा की किरण बना। निष्कर्ष के रूप में देखें तो सुभाष मुखोपाध्याय का IVF तकनीक के क्षेत्र में योगदान भारतीय चिकित्सा विज्ञान में एक मील का पत्थर साबित होता है। उन्होंने इस तकनीक के द्वारा भारत में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म करवाया और बांझपन से जूझ रहे कई जोड़ों के लिए खुशियों का मार्ग खोला। उनकी मेहनत और समर्पण ने IVF तकनीक को भारत में स्थापित किया और इस क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की। लेकिन उस समय जो लोग थे, बंगाली लोग थे, वो उनके इस योगदान को समझ ही नहीं पाए। फिर आते हैं हमारे मिल्कमैन ऑफ इंडिया मतलब वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारतीय कृषि वैज्ञानिक और सामाजिक उद्यमी थे। उन्होंने दुग्ध उत्पादन और दूध सहकारी आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्हें भारत का दूध सम्राट या मिल्क महाराजा के रूप में जाना जाता है। उनका सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रीय दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और सामाजिक और आर्थिक विकास में सुधार करना रहा था। तो बात करें अमूल सहकारी आंदोलन की स्थापना तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल नामक एक दुग्ध सहकारी संगठन की स्थापना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमूल जिसे आज गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के रूप में जाना जाता है, भारत में दूध और दूध उत्पादन और वितरण का प्रमुख केंद्र हमारे अमूल बना हुआ है। उनके सहकारी आंदोलन की दृष्टि ने भारत में दूध उत्पादकों के अधिकार को सशक्त किया। उन्होंने किसानों को मूल्य निर्धारण और विपणन में भी भागीदारी दी मतलब उनका जो किसानों का जो दूध उत्पादन था, साथ ही साथ उनकी बिक्री, इन सब के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया ताकि उनको एक बेहतर रेट मिल सके। जो हमारे किसान हैं तो बेहतर मूल्य निर्धारण हो सके। अब श्वेत क्रांति या वाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है। उनके नेतृत्व में दूध उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। ऑपरेशन फ्लड जो हमारे डॉक्टर कुरियन का एक प्रमुख कार्यक्रम था, इसने देश भर में दूध उत्पादन और विपणन के नेटवर्क को मजबूत किया। इस कार्यक्रम ने छोटे किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाया, जिससे भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। जिससे क्या हुआ, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है। अब बात करें तकनीकी नवाचार और सुधार की। इसके तकनीकी नवाचार और सुधार की बात करें तो डॉक्टर कुरियन ने दूध उत्पादन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सुधारों को एक साथ जोड़ा। उन्होंने क्या किया, दूध उत्पादन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सुधार है तो एक साथ जोड़ा। उन्होंने दूध प्रसंस्करण और दूध उत्पादन की तकनीक को आगे बढ़ाया, जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिकता का एक नया दौर शुरू होता है। क्या होता है कि भारतीय जो कृषि क्षेत्र में नवाचार और दूध आधुनिकता, ये वाला दौर शुरू हो जाता है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो डॉक्टर कुरियन को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तक उनके पुरस्कार मिले हुए हैं। उन्हें भारत सरकार के द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सराहा जाता है। बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव की बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर श्वेत क्रांति है। तो श्वेत क्रांति ने भारत के किसानों के जीवन शैली में सुधार किया।
और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। इसने दूध उत्पादकों को की आय को बढ़ाया और भारत को दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। निष्कर्ष के रूप में देखें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का योगदान। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का योगदान भारतीय कृषि और दूध उत्पादन के क्षेत्र में अतुलनीय रहा। उनका व्हाइट रिवॉल्यूशन, अमूल सहकारी आंदोलन ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, बल्कि किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार किया। उन्होंने दूध और कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति का नेतृत्व किया, जो आज भी भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में हमने देखा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति उन्होंने किस प्रकार की। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं हमारे अशोक सेन। कौन से वैज्ञानिक हमारे? अशोक सेन की बात करें तो अशोक सेन एक प्रमुख भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है। क्या? एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है, थ्योरेटिकल। तो उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण इनके क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने क्या किया? स्ट्रिंग थ्योरी और जो क्वांटम गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम ग्रेविटी है, उसके क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्हें दुनिया भर में उनके अद्वितीय शोध और नवीनतम भौतिकी में उनके जो भूमिका है इसके लिए जाना जाता है। उन्हें क्या दुनिया भर में उनके जो अद्वितीय शोध है और नवीनतम भौतिकी में उनके भूमिका के लिए जाना जाता है। अब अशोक सेन की बात करें तो अशोक सेन की प्रमुख योगदान की बात करें, उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी में उनका योगदान है उसकी बात करें। अशोक सेन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्ट्रिंग थ्योरी में था, जिसे आधुनिक भौतिकी में एक नई खोज माना जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी सैद्धांतिक संरचना है जो हमारे क्वांटम भौतिकी और सापेक्षता मतलब जनरल रिलेटिविटी को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है। तो क्या है ये स्ट्रिंग थ्योरी? क्या है? एक ऐसा सैद्धांतिक संरचना है जो क्या करता है? क्वांटम भौतिकी और सापेक्षता को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। उनका योगदान क्या है? उनका योगदान विशेष रूप से ट्रोपोलॉजिकल स्ट्रिंग थ्योरी और दूषित स्ट्रिंग थ्योरी इनमें था। तो उन्होंने क्या है? दो तरह से सिद्धांत दिया, एक तो हमारा ट्रोपोलॉजिकल स्ट्रिंग थ्योरी थी, एक दूषित स्ट्रिंग थ्योरी। इन दोनों के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने इस सिद्धांत को और बेहतर तरीके से समझाने और लागू करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने क्या किया? जो सिद्धांत था तो इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझाने साथ ही साथ लागू करने में भी अहम भूमिका निभाई। फिर बात करें दूसरे न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी पर शोध। या दूसरे न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी पर शोध की बात करें तो अशोक सेन ने क्वांटम गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड विज्ञान पर गहरी छानबीन की। उन्होंने मल्टी डायमेंशन ग्रेविटी और क्वांटम ब्लैक होल इन सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। तो उन्होंने किन किन शोध कार्य किया? उन्होंने मल्टी डायमेंशनल ग्रेविटी और क्वांटम ब्लैक होल इन सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया, जो आधुनिक भौतिकी की जटिलताओं को समझने में भी सहायता करते हैं। जो क्या करते हैं? आधुनिक भौतिकी की जटिलताओं को समझने में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं डी ब्रेन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? डी ब्रेन सिद्धांत की बात करें तो अशोक सेन ने डी ब्रेन सिद्धांत का विकास किया, जो हमारी स्ट्रिंग थ्योरी है इसके महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पहचाना जाता है। ये सिद्धांत किस रूप में पहचाना जाता है? ये हमारी स्ट्रिंग थ्योरी है, तो स्ट्रिंग थ्योरी के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में इसे जाना जाता है। सिद्धांत का नाम है डी ब्रेन सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या उच्च ऊर्जा भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो वहाँ डी ब्रेन सिद्धांत क्या करता है? उच्च ऊर्जा भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो बात करें रॉबर्ट लैंगलैंड्स के कार्यक्रम में योगदान की, अशोक सेन का योगदान न केवल भौतिकी में बल्कि गणित में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने रॉबर्ट लैंगलैंड्स कार्यक्रम में योगदान दिया, जो गणित और भौतिकी के बीच में संवाद को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अब बात करें अशोक सेन के पुरस्कार सम्मान की, तो अशोक सेन को उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें उनको पद्मश्री और स्टीफन हॉकिंस पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार इसमें शामिल है जो उनको दिए गए। अब निष्कर्ष के रूप में देखें अशोक सेन के बारे में, अशोक सेन ने भौतिकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में उनके शोध ने आधुनिक भौतिकी को एक नई दिशा दी। और यह सिद्धांत दोनों स्ट्रिंग थ्योरी और सिद्धांत ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण शोध के रूप में कार्य करता है। अगले वैज्ञानिक रहेंगे हमारे अशोक सेन के बाद रहेंगे हमारा आखिरी वैज्ञानिक रहेंगे शिवा अय्यादुरई। आखिरी वैज्ञानिक कौन है हमारे? शिवा अय्यादुरई की बात करें तो शिवा अय्यादुरई एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर, वैज्ञानिक और एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने ईमेल का आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। जो हमारे शिवा अय्यादुरई को ईमेल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनकी ईमेल के आविष्कार के दावे को लेकर आज भी विवाद है, फिर भी उनकी
की कई प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें और योगदान तो रहा ही है। ऐसा नहीं है कि केवल ईमेल का आविष्कार उन्होंने किया, उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। बात करें ईमेल के आविष्कार की, तो शिवा अय्यादुरई ने 1978 में ईमेल के एक प्रारंभिक संस्करण का विकास किया। जब वह मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में पढ़ रहे थे अमेरिका की, तो उन्होंने एक सिस्टम विकसित किया जो संदेशों को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को संचालित करता था। तो उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम विकसित किया जो सिस्टम क्या करता था, संदेशों को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसको स्वचालित करता था। उनका सॉफ्टवेयर जिसे ईमेल के रूप में जाना जाता है, इस प्रणाली को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने और प्राप्त करने और प्रबंधित करने के रूप में कार्य करता है। तो जो ईमेल है, तो ईमेल की बात करें तो ईमेल के जिस रूप में जैसे जाना जाता है, तो इस प्रणाली को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने, प्राप्त करने और प्रबंधित करने के रूप में कार्य करता है। हालांकि इस दावे पर विवाद हुआ क्योंकि अन्य शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों ने एपरनेट और मिनटमैन जैसे पुराने नेटवर्कों में पहले से ही ईमेल जैसी प्रणाली के अस्तित्व का दावा किया था। बावजूद इसके अय्यादुरई का योगदान इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब बात करें स्वास्थ्य और जीवन शैली में योगदान की, तो शिवा अय्यादुरई ने स्वास्थ्य, आहार और जीवन शैली के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने विटामिन, पोषण और स्वास्थ्य की जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसको बढ़ावा देने के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। तो शिवा दुरई के ईमेल के लिए नहीं केवल, बल्कि और भी उनके कार्य हैं, जैसे हमारे उन्होंने स्वास्थ्य, आहार, जीवन शैली में कई खोजें की। उन्होंने विटामिन, पोषण, स्वास्थ्य की जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसको बढ़ावा देने के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। उन्होंने सिस्टम्स हेल्थ नामक एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की जो शरीर के विभिन्न अंगों, सिस्टमों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। इस प्रणाली का उद्देश्य स्वास्थ्य में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण को अपनाना है। जो प्रणाली है, तो इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण को अपनाना इसका उद्देश्य है। अब बात करें कंप्यूटर विज्ञान और तकनीकी उद्यमिता में योगदान की उनकी। कंप्यूटर विज्ञान और तकनीकी उद्यमिता में उनके योगदान की बात करें तो शिवा अय्यादुरई ने इनोवेशन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई कार्य किए। क्या किया उन्होंने, इनोवेशन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई कार्य किए जो व्यक्तिगत जीवन और कार्यशैली को सरल और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक रहे। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी ऐप्स, सॉफ्टवेयर का विकास भी किया जो लोगों को उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत की निगरानी करने में भी मदद करता है। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो शिवा अय्यादुरई का योगदान महत्वपूर्ण रूप से ईमेल का आविष्कार और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रहा। उनका काम कंप्यूटर नेटवर्किंग, स्वास्थ्य प्रणाली में नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में आधुनिक बदलाव आए। हालांकि उनकी ईमेल प्रणाली के इतिहास पर आज भी विवाद है, लेकिन उनके योगदान की अहमियत कभी भी कम नहीं हो सकती। तो ये हमारा जो वैज्ञानिक वाला चैप्टर था ये हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद क्या है, जो दूसरे वैज्ञानिक होंगे, जो बचे हुए वैज्ञानिक हैं, वो किसी दिन शुरू करेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो आज का पार्ट यहीं तक रखेंगे और लगभग आपके जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो वीडियो यदि पसंद आया, सीरीज आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।